हेलो गाइस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन बाय डॉक्टर गीता में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है उद्दीपक परिवर्तन कौशल का अर्थ, घटक व उपयोगिता। आज हम उद्दीपक परिवर्तन कौशल के बारे में जानेंगे कि इसका अर्थ क्या है, इसके घटक कौन कौन से हैं और ये हमारे इसका शैक्षणिक उपयोगिता क्या है, कि शिक्षा में इसकी योगदान क्या है, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एवरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। उद्दीपन परिवर्तन कौशल का अर्थ यानी मीनिंग क्या है उद्दीपक का। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उद्दीपक क्या है। यानी उत्तेजित या जागृत करने वाला या जागृत करने की अवस्था। शिक्षण प्रक्रिया में वे सभी पदार्थ या सहायक सामग्री जो बालक को उत्तर देने के लिए प्रेरित करते हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं या बच्चों को प्रेरित करने के लिए उकसाते हैं, उन्हें उद्दीपक क्रियाएं कहते हैं। आमतौर पर एक अध्यापक अपने छात्रों से वांछित उत्तर या अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए किसी विशेष उद्दीपक का प्रयोग करता है, जैसे चित्र या वस्तु को दिखाना, कि किसी चीज़ के बारे में बता रहा है और उसकी चित्र दिखा देता है, तो चित्र दिखाकर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि ये क्या है, या वही वस्तु दिखा देता है, या उस वस्तु का मॉडल दिखा देना, प्रश्न पूछना कि ये क्या है, श्यामपट्ट की ओर संकेत करना कि बोर्ड पर ये क्या लिखा है, मौखिक दृश्य बदलाव करना यानी बोलकर और किसी चीज को दिखाकर शरीर के हाव भाव में परिवर्तन करना, कि आपके जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें बदलाव करना, कि जैसे आंखों के द्वारा, मुंह के द्वारा, हाथों के द्वारा, पैरों के द्वारा, कि किसी चीज को हिला डुलाकर उसके हाव भाव को परिवर्तन करना। ये ऐसे उद्दीपक हैं जिनकी सहायता से शिक्षक कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों का ध्यान न केवल अपनी तरफ अपितु अपनी पाठ्य सामग्री या विषय वस्तु की तरफ भी आकर्षित करने में यानी उसको केंद्रित करने का प्रयास है वो करता है। जैसे एक परिभाषा दी गई है कि या हम इसको इस परिभाषा के द्वारा भी परिभाषित कर सकते हैं कि उद्दीपन क्या है। अपने शिक्षण कार्य के दौरान पाठ्य या विषय वस्तु को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों के द्वारा विद्यार्थियों का ध्यान पाठ्य सामग्री या विषय वस्तु की ओर केंद्रित करके वांछित अनुक्रिया प्राप्त करना चाहता है। यानी जैसा आप चाह रहे हो कि इन चीज़ों को दिखाकर बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कि आपका वांछित व्यवहार है उसके प्रति अनुक्रिया है वो प्राप्त करना चाहता है। शिक्षण के दौरान इन उद्दीपकों के परिवर्तन करने की निपुणता को ही उद्दीपन या उद्दीपक परिवर्तन कौशल का नाम दिया जाता है या इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक, कि हमें किन किन घटकों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उद्दीपक परिवर्तन कौशल में शिक्षण व्यवहार संबंधी कुछ घटकों का समावेश होता है, कि जिनका हम वर्णन इस प्रकार से कर सकते हैं कि जैसे अध्यापक संचालन, कि टीचर्स मूवमेंट, कि एक जब कक्षा में जब शिक्षण होता है यानी टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो उसको हमेशा गतिशील रहना चाहिए, यानी एक जगह स्थिर नहीं रहना चाहिए। पढ़ाते वक्त उसको कक्षा के अंदर भी चक्कर लगाने चाहिए, बोर्ड पर भी अगर वो कुछ कर रहा है तो इधर से उधर घूमना चाहिए, यानी स्थिर ना रहे, गतिशील रहे। इसलिए एक अध्यापक को पढ़ाते वक्त ये नहीं कि सिर्फ बोल ही बोल रहे हैं, किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं करें, बल्कि बॉडी लैंग्वेज भी, उसकी जो बॉडी है वो भी मूवमेंट करे। कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम मुख के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो अच्छी प्रकार से डिफाइन कर देती है। जैसे पढ़ाते वक्त हाथ पैरों का हिलाना, गर्दन का हिलाना, आंखें दिखाना, इशारा करना, ये सारी चीज़ें इनमें परिवर्तन है वो करते रहना चाहिए। कभी भी एक स्किल का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, बार बार है वो आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव करता रहना चाहिए। शारीरिक संचालन में पर्याप्त विविधता लाने की कोशिश करनी चाहिए।
परंतु इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसका संचालक अनावश्यक ना हो, क्योंकि अनावश्यक अर्थात कि ऐसा नहीं है कि इधर उधर घूमता ही रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता से अधिक भी हमें नहीं घूमना चाहिए। जितना हमें आवश्यक लगता है हमें उतना ही घूमना चाहिए। ज़्यादा घूमना है वो हानिकारक हो जाता है, यानी बच्चों का ध्यान है वो अपने पथ से विचलित हो जाता है, यानी जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हो उस पाठ्य विषय से, उस केंद्र बिंदु से है वो दूर हो जाता है। इसलिए हमें बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ज़्यादा नहीं घूमना चाहिए, सही स्किल का सही समय पर प्रयोग करना चाहिए और लगातार एक स्किल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसमें बदलाव लाते रहना चाहिए। अध्यापक को उपयुक्त संचालन व्यवहार में पर्याप्त कुशलता प्राप्त करने का यत्न भी करना चाहिए, यानी कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है हाव भाव, कि जब आप पढ़ाते हो तो पढ़ाते वक्त अध्यापक का हाव भाव है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि अपने शिक्षण के दौरान अध्यापक जो बात मौखिक रूप से कहना चाहता है, यानी जो बोलकर शब्दों के द्वारा जो कहना चाहता है, उसमें उसके हाव भाव व मुद्रा का भी काफ़ी सहयोग रहता है, कि जिन शब्दों को आप बोल रहे हो और उनको जैसे हाथों के द्वारा या फेस के अट्रैक्शन के द्वारा साथ साथ आप उनका कर हो, तो वो आपके जो आप कहना चाह रहे हो उसको अच्छी प्रकार से आपके भाव हैं वो समझा सकते हैं। जैसे छोटा बड़ा गोल चपटा बताने के लिए अध्यापक हाथों के संकेत द्वारा वो आसानी से अभिव्यक्त कर सकता है, कि जैसे हाथ को घुमा के कि ऐसे गोल गोल, कि चोरस है, कि ऐसे लाइन खींच के ऐसे बता दिया, यानी आपका कि ये छोटा है ये बड़ा है, हाथ से ही आपने कर दिया कि उसको ऐसे जैसे दो अंगुलियों को करके और बीच में ऐसे कर दिया तो कि छोटा है फिर बड़ा है, यानी उन चीज़ों को मूवमेंट के, हाथों के मूवमेंट के हाव भाव के द्वारा उनको दर्शाना, यानी उसको आप आसानी से अभिव्यक्त संकेतों के द्वारा कर सकते हो। आंखों हाथों मुख मुद्रा व अन्य कई प्रकार से वो किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आवाज में परिवर्तन, चेंज इन वॉइस, कि आपकी आवाज में परिवर्तन होना चाहिए। ये नहीं है कि एक स्पीड है तो उसी स्पीड में आप चलते रहते हैं, कि आपकी जो आवाज है, अगर कक्षा में बच्चों का ध्यान आप अपनी तरफ आकर्षित करना है तो आपको अपनी आवाज में उतार चढ़ाव है वो लाने होंगे, कि कभी गति को कम तो कभी अधिक है वो कर सकते हो, और अपनी बोलने या उच्चारण के ढंग में विशेष परिवर्तन ला सकते हैं। वाक कला में लाए गए परिवर्तन विद्यार्थी का ध्यान कक्षा में आकर्षित करने के लिए है किया जाता है, क्योंकि बच्चों को अपनी तरफ केंद्रित करने के लिए आपकी जो आवाज़ है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण करती है। जैसे मान लीजिए आप तेज आवाज़ में बोल रहे हो, कहीं पीछे बच्चा कोई शरारत कर रहा है, आपने आपकी आवाज़ है वो धीमी कर ली या उसमें आप बिल्कुल ही चुप हो गए, तो एकदम सन्नाटा सा छा गया, तो बच्चे का ध्यान है वो उस तरफ से वो आपकी तरफ होगा कि कक्षा में हो क्या रहा है, कि आपकी आवाज़ में परिवर्तन है वो होते रहना चाहिए, कभी कम और कभी ज़्यादा। नेक्स्ट है केंद्रण, कि जो फोकसिंग है, कि विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक को कुछ क्रियाओं को जो केंद्रण से संबंधित होती हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे मौखिक कथनों का प्रयोग करना, कि मौखिक कथनों का आप प्रयोग करते हो, यानी किसी चीज़ को आप बोलकर व्यक्त करते हो। जैसे आपने श्यामपट्ट की तरफ इशारा किया, वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था कि ये क्या लिखा है, या आपके पास कोई मानचित्र है पीछे लगा हुआ है रूम के अंदर या साइड दीवार पे लगा हुआ है, उसकी तरफ इशारा करते हुए कि किसका मानचित्र है, यानी शब्दों के द्वारा और हाथों के द्वारा, इशारों के द्वारा आप उसको समझा सकते हो। हाव भाव का प्रयोग करना, कि किस प्रकार से उन चीज़ों को दिखाकर, कि जैसे हाथों का प्रयोग करना है या पैरों को हिलाकर या अंगुली के द्वारा, कि हाव भाव है वो भी होना चाहिए। मौखिक कथन और हाव भाव दोनों का प्रयोग करके, कि एक तो आप हाथ से इशारा कर रहे हो और समझा रहे हो, दूसरा आप बोल भी रहे हो कि इसका क्या करना है, यानी बोलकर भी और हाव भाव के द्वारा भी व्यक्त करना। नेक्स्ट है अंत क्रियाशैली में परिवर्तन, कक्षा में चल रही संप्रेषण प्रक्रिया अंत क्रिया कहलाती है, और इस अंत क्रिया की मुख्यतः कुछ शैलियाँ हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अध्यापक विद्यार्थी अंत क्रिया, इसके अंतर्गत इसमें एक अध्यापक और एक विद्यार्थी के बीच संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन होता है। प्यूपल टीचर्स
दोनों के बीच में यानी स्टूडेंट और छात्र के बीच में कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है। अध्यापक कक्षा अंत क्रिया, इसमें अध्यापक का एक विद्यार्थी के स्थान पर संपूर्ण कक्षा के साथ संप्रेषण होता है। विद्यार्थी विद्यार्थी अंत क्रिया, इसमें संप्रेषण क्रिया विद्यार्थियों के बीच ही चलती है। अध्यापक का कार्य तो केवल परिस्थितियां उत्पन्न करना होता है और इस प्रकार की क्रिया पर उचित नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक होता है। नेक्स्ट है मौन विराम, कि मौन विराम से तात्पर्य है कि अध्यापन करते समय यदि कोई अध्यापक अचानक से थोड़ी देर के लिए मौन धारण कर ले यानी चुप हो जाए, तो इस प्रकार उसके शिक्षण में कुछ देर के लिए विराम आ जाए, तो इस क्रिया को मौन विराम की संज्ञा है वो दी जाती है। ध्यान आकर्षित करने के लिए ये उपयुक्त विधि है। जैसे कमरे में यदि टिक टिक करती हुई दीवार घड़ी एकदम चुप हो जाए, तो वो हमारा ध्यान आकर्षित कर लेती है कि ये अब तक तो आवाज़ आ रही थी लेकिन अब ये बिल्कुल शांत माहौल कैसे होगा, कि आवाज़ कैसे बंद हो गई, तो देखते हैं तो सेल वो खत्म हो गया और तभी वो चुप हो गई। कि ठीक उसी प्रकार से जब कक्षा में अध्यापक शिक्षण करवाता है और शिक्षण के दौरान अगर पीछे में कक्षा में कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं या कोई बच्चा शरारत कर रहा है और टीचर पढ़ाते पढ़ाते एकदम चुप हो जाता है, तो जो बच्चा शरारत करता है उसका ध्यान अध्यापक की तरफ है वो खींचा चला आता है कि क्या हो गया सर, अभी तक पढ़ा रहे थे और अब चुप हो गए, क्यों हो गए, किसको देख रहे हो, इधर देख कर, और टीचर की तरफ है वो आकर्षित हो जाता है। इसलिए हमें अपने शिक्षण में मौन विराम यानी हम चुप भी हो सकते हैं अपनी टीचिंग को प्रभावी बनाने के लिए। कक्षा में बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मौन विराम युक्ति का प्रयोग है वो किया जाता है, लेकिन ये ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। इतना लंबा नहीं कि आपने 5 मिनट 10 मिनट निकाल दी, सिर्फ 1-2 मिनट सेकंड के लिए आपको इसका प्रयोग करना चाहिए और वही काफ़ी होता है बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। नेक्स्ट है मौखिक दृश्य बदलाव, यानी मौखिक होता है बोलकर और दृश्य यानी देखकर। कि कक्षा शिक्षण में अध्यापक 2 प्रकार की विधियों का प्रयोग करता है। अध्यापक या तो मौखिक रूप से अपनी बात कह सकता है यानी बोलकर अपने भाव को व्यक्त कर सकता है, और इसके लिए अथवा इसके लिए दृश्य साधनों का प्रयोग करता है, यानी कुछ ऐसी चीज़ें दिखाता है। दृश्य यानी देखना, ऐसे साधनों का प्रयोग करता है कि जैसे चित्र है, मानचित्र है, ग्लोबल है या कोई मॉडल है, उनको दिखाकर इन दोनों में से किसी एक भी माध्यम का निरंतर प्रयोग पाठ को नीरस एवं प्रभावहीन बना सकता है, क्योंकि एक को हमें बार बार है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। अतः एक अध्यापक को अभिव्यक्ति के इन माध्यमों में यथानुकूल परिवर्तन लाते रहना चाहिए, और इन्हीं परिवर्तनों के 3 रूप हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट है मौखिक से दृश्य, यानी बोलकर, दृश्य यानी देखना, बोलकर और दिखाना। दृश्य से मौखिक यानी देखकर और उसके बारे में व्यक्त करना। मौखिक और दृश्य दोनों माध्यमों का एक साथ प्रयोग करना, यानी उस चीज़ को दिखाना भी और उसको बोलना भी, यानी बोलकर भी उसके बारे में बताना। नेक्स्ट है उद्दीपन या उद्दीपक परिवर्तन कौशल की शैक्षिक उपयोगिताएं। कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है, कैसे हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, कितना हमारे लिए लाभकारी है, इसके बारे में हम पता करते हैं। जैसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, यानी एक कॉन्फिडेंस है बच्चे का, उसमें उसके लेवल में वृद्धि होती है, कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है कि हाँ मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, मुझे अच्छा लगा, हाँ मैं इसको सीख सकता हूँ। उद्दीपन परिवर्तन कौशल द्वारा छात्रों में नवीन सोच यानी नए विचार एवं चिंतन यानी सोच की प्रवृत्ति का विकास होता है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल द्वारा छात्रों की प्रतिभा में निखार आता है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल द्वारा निष्कर्ष रूप में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी है वो बनाया जाता है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल द्वारा प्रकरण की विस्तृत जानकारी छात्रों को मिलती है, कि जिस विषय के बारे में आप पढ़ा रहे हो उसके बारे में उद्दीपक के द्वारा वो संपूर्ण जानकारी है वो मिलती है। जैसे किसी चीज़ का वास्तविक प्रतिबिंब दिखाकर उसके बारे में जानकारी करना, उसके बारे में क्वेश्चन करना। उद्दीपन परिवर्तन कौशल द्वारा छात्र संबंधी
उद्दीपन परिवर्तन कौशल द्वारा छात्र शिक्षक संबंधी स्वस्थ होते हैं, उनके जो विचार हैं वो सकारात्मक होते हैं। उद्दीपन परिवर्तन कौशल द्वारा प्राप्त स्थायी ज्ञान होता है कि जिस चीज़ को हम देखकर उसको, क्योंकि जब हम किसी चीज़ से रियलिटी से वाकिफ होते हैं, देखते हैं कि ग्लोबल कैसा और ग्लोब हमारे सामने हो, तो देखकर हम उसके बारे में पूरी जानकारी वो बता सकते हैं कि ये कैसा रंग का है, ये किसकी आकृति कैसी है, इसको कैसे देखा जाता है, इस पे क्या क्या जानकारियाँ हैं। यानी किसी चीज़ को देखकर उसका वास्तविक ज्ञान होता है, और वास्तविक ज्ञान जो होता है वो हमेशा स्थायी होता है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल द्वारा छात्र रुचि लेने लगते हैं। उद्दीपन परिवर्तन कौशल द्वारा छात्र है वो सक्रिय रहते हैं, उनका ध्यान है वो शिक्षण की तरफ आकर्षित होता है, अपने विषय की तरफ आकर्षित होता है, अध्यापक की तरफ उनका ध्यान आकर्षित होता है और वो सीखने के लिए उत्सुक होते हैं। थैंक यू गाइज, ये था हमारा आज का टॉपिक, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का अर्थ, उसके घटक और उसकी शैक्षिक उपयोगिताएं। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रही होगी। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना। थैंक यू।